गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शाबनी बनर्जी। और आज हम लोग क्लास 12 के सोशोलॉजी का बुक इंडियन सोसाइटी का सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे और जिसका नाम है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन इंडियन सोसाइटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं कि डेमोग्राफी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। यानी हम जनसंख्या के सिस्टम से जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी बेसिकली ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, डेमोस यानी पीपल, ग्राफिन यानी डिस्क्राइब यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोग्राफी। देन we must know that demography studies the trends and process associated with population, including changes in population size, patterns of birth, deaths and migration, and structure and composition of the population. इसका हम अर्थ निकालते हैं कि डेमोग्राफी जो है वो ट्रेंड्स और प्रोसेस से हम इसको एसोसिएट करते हैं, जिसमें पॉपुलेशन का साइज कैसे बढ़ता है, उसमें जन्म का दर क्या है, मृत्यु का दर क्या है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट क्यों करते हैं या कितने लोग करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर और मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस पर्टिकुलर डेमोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। डेमोग्राफी का जो मॉडर्न ट्रेंड की शुरुआत हम देखते हैं वो अमेरिका में मिलता है 1790 में। अमेरिका में हम इसको 1790 में देखते हैं और इंडिया में अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश पीरियड में हमको देखने को मिलता है बिटवीन 1867 टू 72। और एक जो अभी हम लोग जिस सेंसस को देखते हैं 10 इयर्स का जो सेंसस है उसका स्टार्टिंग हम इंडिया में 1881 से देखते हैं, जो हम लोग 2011 में हुआ था और अब 2021 में होने वाला है। तो इस तरह से इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस बनाया जाता है, जिससे कि हम लोगों की ट्रेंड्स और उसके कॉम्पोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को समझने में हमें मदद मिलती है। डेमोग्राफी, व्हाई डेमोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमें जानना चाहिए। तो व्हाई वी स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, व्हाई डेमोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट, ये जानना ज़रूरी है कि जो हम लोग इतनी के बारे में वो ज़रूरी क्यों है। तो डेमोग्राफिक डेटा आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज, स्पेशली दोज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर। यानी कि हमें डेमोग्राफिक डाटा इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हमको ये पता चल सके कि एरिया वाइज किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, वहाँ का जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ पे लिटरेसी रेट कैसी है। जब तक हमको ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम उनके लिए डेवलपमेंट और जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ को फॉर्म गवर्नमेंट नहीं कर सकती। डेमोग्राफी दो तरह की होती है, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। तो अब हम लोग को डेमोग्राफी के टाइप्स देखने हैं। जैसा मैंने बताया कि दो तरह के टाइप्स होते हैं डेमोग्राफी का, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी जो होता है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है, यानी कि हम जो पॉपुलेशन है उसको स्टैटिस्टिकली डिवाइड करके या स्टैटिस्टिकली उनके बीच की रेशियोज को हम निकालते हैं। जैसे टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, डिपेंडेंसी रेशियो, एज ग्रुप, वर्किंग पॉपुलेशन,
यानी जो हमको दिख चुका। ये एक क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करता है। क्वांटिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की, पर्टिकुलर कास्ट की, पर्टिकुलर डिपेंडेंसी रेशियो की। तो कुल मिला के जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को देखता है और उसके लिए डेटा प्रिपेयर करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल डेमोग्राफी, तो ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि हमको इसी पे वर्क करना होता है। सोशल डेमोग्राफी में जो भी एनालिसिस का बेस होता है वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस पे किया जाता है। और सोशल डेमोग्राफी के तहत हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर और चेंज के पीछे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं या क्या क्या इसके पीछे हमको परिणाम देखने को मिलता है। जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, माइग्रेशन इन डिफरेंट रीजन। तो ये हमको पता चलेगा कि अगर सोसाइटी में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होगी, अगर लिटरेसी कम है तो वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगी। फर्टिलिटी रेट, जो एक एज ग्रुप में बच्चों को जन्म देने की जो रेशियो है उसको हम देखते हैं। तो इस पर हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर हम केरल के फर्टिलिटी रेट को चेक करें तो नॉर्थ इंडिया के फर्टिलिटी रेट से कम होगा, क्योंकि लिटरेसी रेट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा अपनाए जाएंगे, तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम होगा, नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा होगा। माइग्रेशन, किन वजहों से लोग माइग्रेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करना पड़ता है सोशल डेमोग्राफी के तहत। तो आई होप आपको फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे माल्थस की थ्योरी। तो अब हम लोग माल्थस की थ्योरी को देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ की। रॉबर्ट माल्थस, जिन्होंने अपनी बुक एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में, इस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दिया था। हालांकि आज के डेट पे ये थ्योरी की बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी रह नहीं गई है, लेकिन वी मस्ट स्टडी इट। माल्थस, उनका आर्ग्यूमेंट था कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ते, यानी कि he argued that human population tend to grow at a much faster rate than the rate of which the means of human subsistence can grow। तो ह्यूमन सब्सिस्टेंस यानी कि उनके भोजन, उनके वस्त्र यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फूड्स को हम लोग लेते हैं कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है उस हिसाब से आपके फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाते, जिस वजह से लोगों में पॉवर्टी, स्टार्वेशन, फमाइन, ये सब सारी चीज़ें आती हैं और ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाता है। इन सेकेंड सेंस वी कैन से दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिकल मैनर, यानी 2, 4, 8, 16, 32, ये ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का, और जो प्रोडक्शन होता है वो अरिथमेटिकल ऑर्डर में होता है, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फूड प्रोडक्शन या रिसोर्सेज उसके अनुसार नहीं होती, तो ऐसे में सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और फाइनली एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कगार पे हम लोग पहुंच जाते हैं और फिर कुछ फेमाइन आती है या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जो कि कुछ पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देती है और फिर से लोगों के लिए सामान मुहैया
होने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि मान लीजिए कि सोसाइटी में 500 लोग हैं और प्रोडक्शन 100 है, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रोडक्शन सबके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी और फिर नेचर अपना प्रिवेंटिव चेक उस पर लाएगा, फेमाइन हो जाएगी या कोई डिजीज़ फैल जाएगा जैसे प्लेग वगैरह, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे सुनामी, भूकंप या फिर आपका सूखा पड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी और मान लीजिए कि आपके 120-125 तक पॉपुलेशन रह जाती है और बाकी की वाइप आउट हो जाती है और फिर वो फिर बढ़ने लगता है, फिर ऐसे प्रॉब्लम्स, प्रिवेंटिव चेक्स आते हैं नेचर की तरफ से और फिर पॉपुलेशन वाइप आउट होती है। तो इस तरह से ये जो चक्र है पॉपुलेशन के बढ़ने का, फिर उसको प्रिवेंटिव चेक के माध्यम से हटने का, फिर बढ़ने का, इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है माल्थस की थ्योरी में। इसीलिए माल्थस की थ्योरी वर्तमान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया लिबरल्स और मार्क्सिस्ट के द्वारा, जहाँ माल्थस कहते हैं कि प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से पॉपुलेशन में पॉवर्टी आ जाती है और स्टार्वेशन होता है और लोग एक दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट और लिबरलिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ नेचर की वजह से नहीं होता, ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जिसके पास पैसा है वो अपने पास रख लेते हैं, वो सारी चीज़ें दूसरों तक नहीं पहुंच पाती। आपके कालाबाजारी का हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं या फिर जमाखोरी की बात हम कर सकते हैं। इन सब की वजह से मार्क्सिस्ट का कहना है कि सोसाइटी की जो एलीट क्लास है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही लिबरल्स का भी मानना है। तो माल्थस ने जो थ्योरी दिया वो थ्योरी को लिबरल्स और मार्क्सिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ये सारी चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट थ्योरी है हम लोगों का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 3 स्टेज में जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ती है और एक अंडर डेवलपिंग से लेकर डेवलप्ड कंट्रीज तक में पॉपुलेशन का ट्रांजिशन होता है। तो इसको हम 3 स्टेज में बांट के चलते हैं। पहला है प्रिमिटिव स्टेज, दूसरा है ट्रांजिशन स्टेज एंड तीसरा है थर्ड स्टेज। तो हम लोगों को प्रिमिटिव स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज तक पहुंचने के लिए बीच में ये ट्रांजिशन स्टेज आता है, जिस पर हमको बेसिकली फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रिमिटिव स्टेज देखते हैं, जिसमें हम लोग पाते हैं कि इस स्टेज में जो है वो सबसे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनका ये लोग ऐसे स्टेज को फॉलो करते हैं और ये एक तो अंडर डेवलपिंग होते हैं और दूसरा इनका टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होता है। तो टेक्निकली ये लोग बहुत ही पीछे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव होता है, जिस वजह से यहाँ पे बर्थ रेट तो हाई होता है क्योंकि लोगों में इलिटरेसी होती है, लोगों में कंसिस्टेंस नहीं होता पॉपुलेशन को लेकर और इसका डेथ रेट भी ज़्यादा होता है ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ये फेज़ हम लोग इंडिया में 1950s 1960s में ये स्टेज हम देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, जिस वजह से पॉपुलेशन जो है वो एक बैलेंस सिचुएशन में रहती है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लोगों की जो जीवन की आयु है वो 32 से लेकर 37 ईयर्स तक की ही मानी गई थी एट द पीरियड ऑफ 1950s एंड 1960s। हम लोग प्रिमिटिव स्टेज के बाद पहले थर्ड स्टेज डिस्कस करेंगे, देन वी कम टू द ट्रांजिशन स्टेज। ओके, तो प्रिमिटिव स्टेज में जहाँ पर हम लोगों ने बात बताई कि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ,
तो वैसे ही हम जब थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो ये बेसिकली वो डेवलप स्टेज होता है जहाँ तक हर कंट्री पहुँचना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर लिटरेसी भी ज़्यादा रहती है, टेक्नोलॉजीज़ भी हाई रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रहती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टेबलाइज्ड लाइफस्टाइल सेट हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हम लो देखते हैं, ड्यू टू लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जो बातें हैं और उससे मिलने वाले जो फ़ायदे हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी रहती है, जिस वजह से बर्थ रेट भी कम रहता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, हाई टेक्नोलॉजी होने की वजह से डेथ रेट भी कम रहता है। तो कुल मिला के ये जो थर्ड स्टेज है जहाँ तक लोगों को पहुँचना होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइज्ड स्टेज। ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये मॉडल है और इंडिया में भी तमिलनाडु और केरला ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं। नाउ वी कम टू द ट्रांजिशन फेज, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज तक के बीच का जो स्टेज होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे क्या होता है, लिटरेसी तो बढ़ती है, साथ में फैसिलिटीज़ भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे जो डेथ रेट है वो लो हो जाता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी के अपने प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से वो बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसमें हम एक कॉज देखते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पे जो फैमिली के मेल फिगर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमें कितने, हाउ मेनी चाइल्ड वी नीड, या जो बॉय चाइल्ड का जो प्रेफरेंस होता है वो यहाँ पे हमारे इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, जिस वजह से बर्थ रेट आपको हाई मिलता है लेकिन डेथ रेट लो हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन बढ़ जाती है। और ये टाइम पीरियड हम लोग 1961 टू 1981 देखते हैं। तो इसी तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने के लिए जो ये ट्रांजिशन का फेज है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक वर्ड आता है जिसको हम लोगों ने बताया कि पॉपुलेशन के पास जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज जब कम होती है तो ऐसे में जो नेचर है वो प्रिवेंटिव चेक्स वगैरह लगा के डिजीजेज, हेमाइंस, इन सारी चीज़ों के द्वारा ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। तो इसी के साथ आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है। वंस आई कंक्लूड माई लेक्चर विद समराइजिंग द होल थिंग। इसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ डेमोग्राफी, वाई डेमोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट, द टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी, जहाँ पे हम लोगों ने सोशल डेमोग्राफी और फॉर्मल डेमोग्राफी की बात की। हम लोगों ने दो थ्योरीज़ की बात की, वन वॉज माल्थस थ्योरी जो कि अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है और उसका क्रिटिसिज्म भी देखा हम लोगों ने लिबरल और मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्टली हम लोग देखें एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।